बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। इतवार 3 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान की कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई है, बैरूनी साजिश उसमें मुलव्वस है, जिसकी वजह से उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 का इख्तियार करते हुए उसको जो अदम एतमाद की तहरीक थी, जो करारदाद थी, उसको मुस्तरद कर दिया। जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से एक शोर बर्पा किया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजलास को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो क्या ये वही सरप्राइज़ था जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि वो एक बॉल से 3 विकेटें गिरा देंगे? क्या वाकई इमरान खान ने अपोजिशन को सरप्राइज़ कर दिया? प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी अब निगरान हुकूमत के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि उसके फौरी बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सिफारिश की कि वो असम्बलियों को तहलील करें, जिसके बाद आरिफ अलवी ने भी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी। तो अब हुकूमत की जानिब से इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने नाम दिया है जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए। तमाम अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह की किसी भी मुशावरत में शामिल नहीं होगी। अपोजिशन लीडर जो साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है, उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो किसी किस्म की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो अब पाकिस्तान में अमरीकी एवा पर तहरीक अदम एतमाद की बातें अपोजिशन की जानिब से की जा रही थी, जिसको बुनियाद भी बनाया गया, जिसको असम्बली में भी डिस्कस किया गया, क्या अब पाक अमरीका ताल्लुकात इससे मुतासिर होंगे? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अंबर शमसी साहबा प्रोग्राम का हिस्सा है हमारे साथ। शहजाद चौधरी साहब, क्या वज़ीर आज़म ने वाकई सरप्राइज कर दिया? देखिए, मकसद क्या था? सरप्राइज से क्या मुराद हम लेते हैं? सरप्राइज का मतलब ये है कि क्या आपने सबको धोखा दे दिया, सबको परेशान कर दिया, सबको मुसीबत में डाल दिया, पूरी रियासत और पूरी हुकूमत का जो काम है वो मुअत्तल होकर रह गया। यानी आज हमारे यहाँ कोई हुकूमत नहीं एग्जिस्ट करती, हमारे यहाँ कोई फैसला साज कुव्वत नहीं है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सरहदों पे कोई ऐसे मामलात हो जाएं तो हमारे पास कोई ऐसा फर्द, ऐसा इदारा, ऐसी कोई वो अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती जो कि पाकिस्तान के लिए फैसला कर सके। याद रखें, वजीर आजम असल में अपनी कैबिनेट से एग्जिस्ट करता है। उसकी कैबिनेट उसकी ताकत होती है। कैबिनेट होगी तो उसका वजीर आजम होगा। अगर कैबिनेट तहलील हो गई है तो वजीर आजम तो फिर सिर्फ एक इंटरिम या एक, आप अंदाजा लगाइए कि जब हम एक निगरान वजीर आजम भी बनाते हैं तो उसकी भी एक कैबिनेट होती है जहां से कि वो अपनी ताकत हासिल करता है। तो इसलिए आज पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि फिगरेटिवली प्रेसिडेंट ने एक प्राइम मिनिस्टर को वहां पे लगाया हुआ है, लेकिन किसी को भी लगा सकता है। उसकी ताकत और वो पावर्स नहीं है जो कि वो एक्सरसाइज कर सके। तो पाकिस्तान जब तक ये फैसला नहीं हो पाता, तो सरप्राइज से क्या मुराद है? इसको मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा रहा है। इसको ये देखा जा रहा है कि मिसाल के तौर पे एक ऐसा शख्स जो कि बदकिस्मती से शायद मिसाल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फांसी पे चढ़ने वाला था, उसी दिन फांसी वाले दिन खुदकुशी कर ले, तो क्या वो सरप्राइज होगी? यहाँ ये सरप्राइज हो सकती है कि वो फांसी पे नहीं चढ़ा, लेकिन मुराद ये है कि ये आपने मुअत्तल करके रख दिया हर चीज को। उसमें आइन भी है, उसमें कानून भी है, उसमें हुकूमत भी है, उसमें रियासत भी है। तो सरप्राइज तो सब हो गए, हर तरफ से हो गए, लेकिन क्या यही मकसद था सरप्राइज करने का? या ये कि एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन, कोई भी हो, ये हो, कोई दूसरा हो, कोई तीसरा हो, और कोई भी ऐसा फकीदुल मिसाल किस्म की कोई चीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी हम ये कह सकें कि ये बहुत अच्छा और ये बहुत बुरा। सभी एक ही किस्म के लोग हैं, सभी एक ही कश्ती के सवार हैं। बीच मझधार के लाके कश्ती को आपने खड़ा कर दिया। यानी किससे तवक्को करेंगे? तो कम से कम मेरा ख्याल है कि आज के दिन में और आज के बाद से ये मुल्क दो हिस्सों में डिवाइड ना हो, वो जो कि इमरान खान के साथ हैं और जो इमरान खान के खिलाफ हैं, उनमें एग्जिस्ट ना करे, बल्कि एक तीसरी कुव्वत भी होनी चाहिए जो कि ये डिटरमिन कर सके कि ये मुल्क, जिन लोगों की, आवाम की जो मलकियत है, इसको आइन और कानून जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है उसके मुताबिक चलाया जाए। और उस आइन और कानून को हिफाजत करने वाले मुहाफिज भी होने चाहिए, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे कोई और हो। ये हमारी सबकी तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है। देखिए, हम इस तरह से लोगों को अपने निज़ाम को हाईजैक करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो बदकिस्मती ये है कि आज पाकिस्तान हाईजैक होके रैंसम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। और चूंकि रज़ा रूमी बैठे हैं, मैं उनको आज के डेट में या कल की डेट से याद कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लिबरल डेमोक्रेसी, अगर आपको आइंदा जाके, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, कभी सोचेंगे
कब लिबरल डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई या लिबरल डेमोक्रेसी का इनतात हुआ, तो वो कल की तारीख होगी, जिससे कि लिबरल डेमोक्रेसी को आप छोड़ के उस तरफ चले जाएंगे जहां पर ट्रंप का अमेरिका और यूरोप के बाकी लोग मुल्क पहुंचे हो। ठीक, तो हम आपका जवाब ना में समझें, सरप्राइज नहीं किया बल्कि सब एग्जैक्टली जी ठीक। सज्जाद मीर साहब, वज़ीर आज़म ने सरप्राइज कर दिया क्या वाकई सबको? सरप्राइज किसी अच्छे मानों में इस्तेमाल किया जाता तो शायद किया जाता। वो ये एक तरफ फांसी पर चढ़ने वाला और वो खुदकुशी कर दे, दूसरी तरफ अगर वो सरप्राइज होता वो फांसी पर चढ़ने वाला और फांसी से बच जाता। फांसी से बचने की बजाय इन्होंने खुदकुशी कर दी है और उसके साथ फंदा भी पहन दी है। ये सरप्राइज नहीं है, ये कौम के लिए बड़ी सोचने की बात है। हमारी जमहूरियत के लिए एक बहुत बुरा दिन है। यानी कि मसला ये था कि आपके खिलाफ वो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश होनी थी। सरप्राइज तो ये होता कि आप उससे बच जाते, और बचने का ये तरीका नहीं था कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस वोटिंग को होने ही ना देते और उससे हटकर कोई काम कर लेते, जो आपने कर लिया। इस बात को आप सरप्राइज ना करें। सरप्राइज का लफ्ज़ तो इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव की है, और स्मार्ट मूव के तरीके के तौर पर पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, अपना तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। उन लोगों को कोई साजिश कर रहे थे, उनको भी एक तरह का ज़ीरो ख़ार कर दिया है। आपने एक इल्ज़ाम लगाया, एक जो पावर ही नहीं थी किसी स्पीकर की, वो एक डिप्टी स्पीकर ने इस्तेमाल कर ली है। और जिस तरह की है, इसमें एक नहीं 20 टेक्निकल बातें हैं। टेक्निकली बातें तो अपनी जगह रहने दें, हो सकता है कोर्ट्स इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन ये तो तय करें कि ये जो काम हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। आज बिलावल ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी है। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने, पहले तो हमारे यहाँ वो सिक्योरिटी काउंसिल है ही नहीं है, वो कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी है। वो सिक्योरिटी कमेटी ने इस पर तशवीश का इजहार किया था, तो उनके बयानिए से तो ऐसा मालूम नहीं होता। DGISPR ने से जब पूछा गया क्या इन मामला में आपका दखल है, तो उसने कहा एब्सोल्युटली नो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वाकये के एक दिन पहले आर्मी चीफ को अपने मामला को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान के मामला को ठीक करने के लिए तकरीर में कहना पड़ा कि हमें अमेरिका से अपने ताल्लुक पर रखना चाहिए। उसके बावजूद आप कहते हैं सिक्योरिटी कमेटी में कह दिया गया था कि ये गद्दार लोग हैं। बराबर पूछ रहे, बताओ आपने 197 लोगों को गद्दार करार दिया था। 197 लोगों के वोटों से आने वाला शख्स अगर ये कहे कि वो गद्दार है, सिर्फ मैं ही वतन हूं, तो फिर क्या कहा जा सकता है? इसमें क्या आप सरप्राइज की बात करते हैं? ये तो मजाक है, आइन के साथ मजाक है। इसको अगर ये कहा जाए कि इसने अचानक चंपा दे दिया, अपोजिशन को समझ नहीं आ रही वो क्या करे क्या नहीं करे, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही वो क्या करे। अगर इनको समझ आ रही है तो बता दें, आइंदा बजट कौन बना रहा है? अगर आपने 3 जून तक इलेक्शन कराने हैं, तो 3 जून तक बजट कौन तैयार कर रहा है? जब पता चले जरा। मुल्क के अभी वो मामला थे कि पुराने इलेक्शन जो थे वो लोगों ने नहीं माने थे। अब क्या ख्याल है, इस तरह आप अगर कोई इलेक्शन कराएंगे तो मानेंगे? अगर गवर्नमेंट ही को लॉफुल नहीं माना जाएगा, तो उसके तहत होने वाले इलेक्शन अगर फवाद चौधरी या कोई और बोलता रहे तो क्या वो लॉफुल हो जाएंगे? देखो ठीक मीर साहब, ये तो और आपने केस क्रिएट कर दिया, और ये कोई इलाज नहीं है मसले का। ठीक मीर साहब, आपका पॉइंट है। रजा रोमी साहब, आप समझते हैं वजीर आजम जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे वही सरप्राइज था? जी नहीं, बिल्कुल ये वो सरप्राइज नहीं था। जैसे अभी कहा गया होता कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम कर देते, या वो कोई अपोजिशन से समझौता कर लेते, या वो कोई पार्लिमानी जमहूरी आईनी तरीकाकार निकालते इस क्राइसिस को टालने का। जैसे शहजाद चौधरी साहब ने बहुत ही वाज़े अंदाज में कहा है कि उन्होंने तो जो जमहूरियत है उसी को गोल, उसका बिस्तरा गोल कर दिया है। लिबरल डेमोक्रेसी या जो हमारी आईनी पार्लिमानी जमहूरियत का एक पूरा स्ट्रक्चर है, उन्होंने उसको मलिया मेट कर दिया इतवार के रोज़। और बदकिस्मती से उसमें जो है उनके जो साथी हैं वो उस पर तालियां बजा रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि कोई पता नहीं उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। हालांकि हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था, क्योंकि इस दिन आइन की सरीहन खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सबवर्जन की गई। देखिए, एक आईनी स्कीम मौजूद है और कानून बहुत वाजे है, और उसको इस तरह से बुलडोज करना, और फिर पूरी की पूरी अपोजिशन के जो लोग हैं 177 मेंबर्स अगर 20 और भी ऐड कर लें जो बाकी वो PTI वाले हैं, तो सबको गद्दार करार दे देना, ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का जो है फेयरनेस है।
मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, आज रोज़नामा डॉन का इदारिया है, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में लिख दिया कि इमरान खान साहब किसी भी जमहूरी सिस्टम में ऑफिस होल्ड करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक खेलना ही नहीं चाहते। और हमें ज़ाती तौर पे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब हमारे बचपन के हीरो हैं, क्रिकेट के भी और फिलैंथ्रोपी के भी। और उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये होती है कि जब आप हार रहे हो तो आप अपनी शिकस्त तस्लीम करें, खंदा पेशानी से, और दोबारा अपने आप को फिट करके मैदान में लॉन्च करें। खान साहब भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका बदतरीन जो है, उसके बरक्स अपनी पूरी जो स्पोर्ट्समैनशिप की एक तारीख है, उसकी नफी कर कर उन्होंने सारा ये, और इसमें कोई हार जीत की बात ही नहीं है। देखिए, मुझे इससे कतन कोई गरज नहीं है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने या एक्स बने या वाई बने या इमरान खान बने। अगर पाकिस्तान का आइन है तो फिर पाकिस्तान में कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं स्टेबिलिटी की। और आखिरी बात मैं ये भी कह दूं, जो शहजाद चौधरी साहब ने जिससे आगाज किया, देखिए ये कितना जुल्म है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, 22 करोड़ आबादी हो जिसकी, जो न्यूक्लियर नेशन हो, जिसकी दुनिया की नजरें उस पर लगी हो, आप उसमें हुकूमत ही गायब कर दें। इस वक्त कौन है पाकिस्तान में गवर्नमेंट? आप मुझे बताइए ना। ये तो इन्होंने, चौधरी साहब ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। बॉर्डर्स के ऊपर खुदा न खास्ता कोई एग्रेशन होती है इंडिया की तरफ से या कहीं और से, तो कौन इस वक्त जो है वो इंचार्ज होगा? और ये जो कुछ हुआ है, इसकी मजम्मत जितने भी अल्फाज में की जाए कम है। शुक्रिया। अंबर साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि वज़ीर आज़म ने सरप्राइज नहीं किया बल्कि सिस्टम ही लपेट दिया? ठीक, अंबर शमसी साहब, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे इस हवाले से। ब्रेक के बाद हम एक और सवाल को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, वो ये कि हुकूमत की जानिब से निगरान हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम दे दिया गया, अपोजिशन ने मुशावरत का हिस्सा न बनने का फैसला किया। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से हुकूमत ने यह नाम दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब का। अपोजिशन की जानिब से बिल्कुल ये कहा गया कि हम ऐसी किसी मुशावरत का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। इस पर मैं अपने पैनलिस्ट से बात करूंगा। पहले अंबर साहब, आप बताइएगा, जो हमने पहला सवाल रखा था, वज़ीर आज़म ने कौम को वाकई सरप्राइज कर दिया? मैं बहुत मुख्तसर सा जवाब दूंगी, क्योंकि बाहर आगे बढ़ गया है कि बाकी तज्जियाकारों के बारे में कहूँगी सरप्राइज हो दिया, लेकिन ये वाला सरप्राइज एक कमजोर दिल मरीज को दिया जाता है। और हम कहूँगी कि रियासत पाकिस्तान जो है कमजोर दिल मरीज है, उसके बाद उसको ICU की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ आपका IMF का प्रोग्राम है वो मुअत्तल है, जहाँ आपके पास गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ आइन और कानून की कोई मानी नहीं होती। तो ऐसा सरप्राइज था, भयानक सा सरप्राइज था। लेकिन दूसरा जो आपका जवाब, आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपोजिशन को इस मुशावरत की अमल में शामिल होना चाहिए, जाहिर है जब वो यकीन नहीं करते कि जिस रूलिंग के तहत असम्बलियाँ तहलील हुई वो जायज़ नहीं है। बस अदालत में इसी पर बात चल रही है, इसी पर इंतजार हो रहा है कि अदालत क्या फैसला करती है। तो अपोजिशन क्यों अपने नाम पेश करेगी, आगे करेगी? तो ये है कि जिस तरह से बहुत तेजी से तवाज़ुन से मामला आगे बढ़े, ऐसा ना हो कि अपोजिशन से पीछे रह जाए। तो किस हद तक कितना डिले कर सकती है अपोजिशन? आपको पता है कि कानूनी तौर पर केयर टेकर को भी 14 दिन में पावर होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट काबीना हो वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में ये काफी डेलिकेट बैलेंस होगा जो अपोजिशन को प्ले करना पड़ेगा। राइट, सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से अपोजिशन ने मुशावरत में हिस्सा न लेने का फैसला किया, दुरुस्त फैसला है? देखिए, कौन सी अपोजिशन तो मौजूद भी है, मौजूद भी है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से आप किस लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछ रहे हैं? बात यह है कि ये सारा प्रोसेस जो इसके बाद हुआ है, देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो है कि जो कुछ हो गया वो हो गया, इसको आगे चलने दें, इलेक्शन होने दें, इलेक्शन होना ही इसका रिजल्ट है। दूसरा पॉइंट लीगल एक्ट के तौर पर होंगे
वो बात पे तस्लीम ही नहीं किए जाएंगे। आम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, इसको कैसे तस्लीम करेंगे? अगर मुशावरत अपोजिशन करती है तो उस बात को तस्लीम करती है कि असेंबलियां दुरुस्त तौर पर तोड़ी गई हैं और डिप्टी स्पीकर ने कोई अनलॉफुल एक्शन नहीं किया, अनलॉफुल नहीं बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन नहीं किया। ये ऐसी बात है कि इसको तस्लीम करने के बाद बाकी फिर ये दलील के बाद अब आगे निकल गई है, अब इसको बढ़ने दो, नए इलेक्शन की तरफ आने दो, ये दलील जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके वक्त कोर्ट के सामने बहुत अहम सवालात हैं, बहुत अहम सवालात के जवाब देना है और लोगों की नजरें उस पर लगी हुई हैं और कोर्ट भी बहुत दबाव में है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या रवैया इख्तियार करे, क्या तरीका इख्तियार करे, किस तरफ जाए, कैसे जाए, क्यों कर जाए। ये सारी वो सूरत हाल है जो अपोजिशन आपने फौरन उसके रिजल्ट के तौर पर 5 मिनट के अंदर जो थी वो आपने वजीर आजम के तौर पर तकरीर कर दी। उसके बाद आपने कहा कि मैंने एडवाइस भेज दी, 7 मिनट में एडवाइस का जवाब आ गया। साथ ही शायद प्रेसिडेंट हाउस से भागा भागा आदमी आया, जवाब लेकर आया कि असेंबलियां तहलील हो गई हैं। असेंबलियां तहलील होने के बाद अगले दिन आपने कहा नोटिफाई भी हो गया, बल्कि डी नोटिफाई कर दिया गया वजीर आजम को, जब वो वजीर आजम नहीं रहे। फिर पता चला कि वजीर आजम नहीं रहे तो वो एक्ट कैसे कर रहे हैं वजीर आजम के तौर पर। वर्बल कहा गया कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ने कोई रिटर्न ऑर्डर दिया है, सारी सवालत पैदा हुए। उसके बाद ये सूरत हाल आई कि आपने कहा जी हमने तो नए वजीर आजम का नाम दे दिया है। उससे बड़ी चलाकी दिखाई, साबिक चीफ जस्टिस का नाम दिया गया, शायद अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है कि हमने आपके साबिक चीफ जस्टिस को उसकी जगह बनाया है, उसका नाम वजीर आजम के तौर पर नामजद किया है। या शायद नून लीग को चढ़ाने की बात है कि जस्टिस गुलजार उन 2 लोगों में शामिल थे जिन लोगों ने वो जो JIT से पहले ही उनकी नाअहली का फैसला दे दिया था। तो सारी चीजें होती हैं कि आप नाम देते हुए एक ऐसा काम करते हो और कहते हैं अपोजिशन नहीं देगी, सदर ऑर्डर जारी कर देगा। अगर आप कहते हो कमेटी बने, कमेटी कहाँ की बनेगी? कमेटी पार्लियामानी कमेटी तो फिर बनेगी अगर पार्लियामेंट हो, वो तो तहलील हो चुकी है। तो सारे इकदाम पहले तय करना पड़ेगा कि पहला एक्ट कानूनी था कि नहीं था। अगर पहला एक्ट ठीक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और है, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसके हो सकता है कि स्पीकर को ये 69 के तहत अलाउ हो कि वो इस पर फैसला कर सकता है। लेकिन अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फैसला तो करे कोर्ट कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मगर अब हो गया है, नजरिया जरूर चलता है तो चलाए फिर। लेकिन ये है कि वैसे तौर पर वो बात आगे बढ़ने वाली नहीं। रज़ा रूमी साहब, एक तो आप कुछ कहना भी चाह रहे थे सज्जाद मीर साहब के जवाब में, दूसरा आप इसका जवाब भी दीजिएगा, अपोजिशन ने मुशावरत में हिस्सा ना लेने का फैसला किया, क्या दुरुस्त फैसला है? रज़ा रूमी साहब आप इधर आएंगे। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं अपोजिशन कह रही है कि निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, ये दुरुस्त फैसला है अपोजिशन का? देखिए, पहली बात तो जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है ना मारूजी हालात, उसके अंदर तो हाउस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी जी। जब हाउस एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो फिर किस तरह का लीडर ऑफ द हाउस और कौन सा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? बिल्कुल, सज्जाद मीर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। चले फिर यूं कर लेते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों ने फैसला किया। लेकिन देखिए, जितनी आपस में, आपका क्या ख्याल है कि ये PMLN या ऑपोजिशन जिसे हम कहते रहे हैं आज तक, वो और PTI क्या मिलके कुछ मामला आज तक कर सके हैं, आइंदा कर सकेंगे? इस तरह के माहौल में जिसमें हम चले गए हैं, क्या कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है कि ये मिलके कोई मामला तय कर लें? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्या होगा? आपके पास जाना पड़ेगा फिर से इलेक्शन कमीशन के पास, फिर क्या होगा? जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और हर चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट से। मैं तो कहता हूं अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट को ही नॉमिनेट करने दो एक आपका इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, और ये जल्दी हो जाना चाहिए। जितना इनके हाथ में देंगे उतना ये लंबा खींचेंगे, उतनी लंबी लड़ाई चलेगी। इस वजह से आपके मुल्क के अंदर ना कैबिनेट होगी, ना वजीर आजम होगा, ना कोई फैसला साज कुव्वत होगी इस मुल्क के अंदर। तो अपने निज़ाम और अपने मुल्क को बचाने के लिए, कम से कम अपने निज़ाम को बचाने के लिए आपको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकम्मल एक लार्जर फैसला करे, जिसके अंदर ये तमाम चीजें तय हों कि कौन किस वक्त अपनी जगह छोड़ के उसकी जगह पे कौन दूसरा आ जाता है। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट, और एक उस किस्म का फिर इलेक्शन कराया जाए जिसमें कि एक लीगल हाउस स्टैब्लिश हो और उसके बाद फिर मामला को लेके चले। तो मैं नहीं समझता कि, और इसमें ऑपोजिशन को तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, मैं एग्री नहीं करता। अगर ऑपोजिशन का कोई मामला है भी थोड़ा बहुत कि शहबाज शरीफ साहब को एग्री करना है, उनको फौरन एग्री कर जाना चाहिए इस चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय करे कि आइंदा किसको नॉमिनेट करना है हमने यहाँ पे एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। राइट, तो जो प्रेसिडेंट के सवाल का जवाब, खत का जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो दुरुस्त फैसला है? नहीं, देखिए, प्रेसिडेंट के सवाल का जवाब उनको कहना चाहिए, उनको लिख देना चाहिए जवाब, क्योंकि मुल्क को निकालना है ना। ये थोड़ी है कि अच्छा हमने तो तुम्हें फांसी की सजा देनी थी लेकिन तुम तो पहले ही मर गए। अच्छा, अब चूंकि तुम मर गए हो तो इसलिए हमने तो लेकिन फांसी लटकाएंगे। और भाई कहीं ना कहीं पे आप भी रुक जाए ना,
इस मुल्क को निकालें ना। आर यू डूइंग पॉलिटिक्स फॉर योरसेल्फ? अपने लिए कर रहे हो या मुल्क के लिए कर रहे हो? पॉलिटिक्स क्या है? तो मतलब सियासत को तो हिला के सियासत ही जीती, कल जमहूरियत हार गई। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा सब फर्क करने की जरूरत है कि यार इंटरेस्ट क्या है भाई, मुल्क को बचाना है, कौम के लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है, अपनी अना को तस्कीन देनी है। एक आदमी गलत कर रहा है तो आप क्यों गलती कर रहे हो? ठीक। रज़ा रूमी साहब, अपोजिशन ने निगरां हुकूमत के क़याम का हिस्सा बनने का फ़ैसला ना किया, मुशावरत का फ़ैसला नहीं किया, दुरुस्त फ़ैसला है अपोजिशन कह लें या फिर जो इस वक्त जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PDM की तमाम जमातें? देखिए, अब मुझे आप ये बताइए वो और क्या करें। अगर वो ये बात मान लें तो इसका मतलब है कि इतवार को जो कुछ किया गया वो उसके ऊपर अपनी मोहर सख्त कर रहे हैं और उस गैर आइनी गैर कानूनी अमल को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है यही जो है इसको जो है ना मानने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन तो जो भी करेगी सो करेगी, असल जो इस वक्त मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया इतवारी के रोज और उन्होंने ये देखा कि किस तरह से आर्टिकल 5 का गलत इस्तेमाल और गलत इतलाक किया गया अपने ही पाकिस्तानी शहरियों को। और 199 जो MNAs है जिनको करोड़ों अवाम ने मुंतखब करके ऐवान में भेजा, उनको यकसर जो है 1 मिनट में गद्दार करार दे दिया गया। कभी ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई फिक्शन लिखे, लातीनी अमेरिका में मैजिक रियलिज्म होता है, एक सिंफ होती है अदब की, उसमें तो ऐसी बातें हम पढ़ते आए हैं कि एक ही गो में आपने करोड़ों लाखों को गद्दार बना दिया, सब गद्दार हो गए। और उसके बाद आपने वो जो एक आईनी अमल है उसको सबोटाज किया और उसके बाद आपने मजीद गैर आईनी काम करके जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई है और वो कामयाब है, आपका हाउस में मेजॉरिटी नहीं है, आप एक टेक्निकल नॉकआउट करके असेंबलियां तोड़ देते हैं, आप एक के बाद एक वायलेशन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई दिया, उनको चाहिए था कि उसी वक्त इस चीज को स्टे करते या सस्पेंड करते। बहरहाल उनकी अपनी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो सब कुछ सुनना चाह रहे हैं, कल पता लग जाएगा, परसों कल जब भी वो करते हैं। लेकिन ये बड़े अचंभे की बात है, ये याद रखिए, ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जमाने में रात के 10-11 बजे फैसले जारी करती थी, 11-11 बजे, 12-12 बजे। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो छुट्टी के दिन अदालत लगाकर 2018 के इलेक्शन में लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रही होती थी, कौन इलेक्शन में होगा कौन नहीं होगा। और यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए, और ये भी बात है कि जो अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट को ने आइन को और सिस्टम को बचाना है। इससे कोई गरज नहीं कि इमरान खान वजीर आजम रहे कि ना रहे, उनको कम से कम ये गैर आइनी किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए, कोई सिविलियन लीडर हो या नॉन सिविलियन हो, कि वो आइन को सबोटाज करके पूरे मुल्क को दाव पे लगा दे और एक खला पैदा कर दे गवर्नेंस में। इस वक्त पाकिस्तान में एक खला है जिसका भी अभी शारा अंबर ने कहा कि IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो रहा है, अभी खबरें चल रही हैं। और आप मुझे बताइए कि 30% हमारी जो हमारे पास इंपोर्ट्स पे करने के पैसे नहीं हैं, डॉलर 185 पे पहुंच गया है और किसी को उसकी परवाह नहीं है। मतलब ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तो देखे ना कि इस वक्त जो है कितनी अशद जरूरत है उनकी अर्जेंट एक्शन की। जो मर्जी फैसला दे, मैं कहता हूँ खान साहब कोई बिठा दें, वो 10 साल कोई नहीं, वो फैसला तो करें और मुल्क को इस अजाब से निकालें। ये जो पुरानी वो होती है कि जी एक दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी केस, ये कोई आम केस है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास लग जाएगा, हजारों में एक और पिटिशन आ जाएगी। जी नहीं, ये मुल्क की बका का, मुल्क की सलामती का, मुल्क के आइन का, मुल्क के मुस्तकबिल का, जमहूरियत का सवाल है और इससे कोई रूगर्दानी नहीं की जा सकती। तो इसलिए ऑपोजिशन का जो आपका सवाल है, ऑपोजिशन के पास कोई और चारा नहीं, उनको जो है वो अगर ये मानते हैं वो मुशावरत का हिस्सा बनते हैं। और मैं ये भी कह दूं कि निगरान हुकूमत के लिए जो नाम दिया गया है, मुझे रूल्स का भी इल्म नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि सरकारी जो अफसरान, मुलाजमीन, रियासत के एहलकार होते हैं, उनको कुछ अरसा वेट करना होता है अपनी रिटायर होने के बाद। ये रूल सिविल ब्यूरोक्रेसी पे भी लागू होता है, मिलिट्री पे भी लागू होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स देखने पड़ेंगे कि ये तो नहीं कि अभी तो चीफ जस्टिस साहब फरवरी में तो रिटायर हुए हैं और अब मार्च अप्रैल में उनको निगरान वज़ीर आज़म बना रहे हैं। ये भी इंतहाई मशकूक बात है। जी हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही
कि वो अमरीकी इमा पर अदम एतमाद लेकर आई, तो पाक अमरीका ताल्लुकात इससे किस हद तक मुतासिर होंगे? ब्रेक के बाद हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अपोजिशन पर अमरीकी इमा पर अदम एतमाद लाने का इल्ज़ाम, तो क्या पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर होंगे? रज़ा रूमी साहब। जी देखिए, मेरे ख्याल से पाक अमरीका ताल्लुकात बिल्कुल मुतासिर होंगे। अगर आप देखें कि इतवार को ये सब ड्रामा हुआ, उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ और वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारी आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक और सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं उनका बड़ा बरमला इजहार किया और एक बड़ी वाज़े, मैं समझता हूँ सायब और रैशनल उन्होंने वहां पर बातें कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि उनके रूस से ताल्लुकात इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए, उसको बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जो है हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स की मंडी है। और इसके भी IMF प्रोग्राम का जिक्र तो किया ही अंबर ने पहले। तो सवाल इधर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने हम डिपेंडेंट हैं मगरिब की EU की एक्सपोर्ट्स के ऊपर। वो जो उन्होंने हमें GSP प्लस दिया हुआ है, हमें IMF से पैसे चाहिए क्योंकि हमने अपने कर्जे जो वापस करने हैं और जो मुल्क चला रहा है वो कर्जों की इमा पे चलना है। और आप मगरिब से कता ताल्लुक नहीं कर सकते अगर जितना भी आपका दिल चाहे। मुझे पता है कि हर पाकिस्तानी के दिल में थोड़ा थोड़ा एंटी अमेरिकनिज्म होता है क्योंकि हमारी वो हालात इस तरह हैं। हम एक नौ आबादियाती दौर का और एक नौ आबादियाती मुल्क है जहाँ पे बड़ी पावर्स आके मेडलिंग करती हैं। 1980 की दहाई में जो कुछ अमेरिका ने यहाँ पे किया, उससे पहले कोल्ड वॉर में किया, मुशर्रफ के ज़माने में किया, वो सब के सामने है। और हम सब की रेजर्वेशंस है, मगर एक होती हैं जज्बाती रेजर्वेशंस और एक होती है कौमी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उस हवाले से हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात को जिस तरह से खान साहब उसको वो जैसे उन्होंने आइन को और ऐवान को जो है जला डाला है, इसी तरह वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी तबाह करने के दर पे हैं। उनको पता नहीं खुदा जाने कौन उनका है, कौन उनको समझा पाएगा, मुझे तो नहीं मालूम। आप बार बार ये कहकर एक फर्जी कंस्पिरेसी जो है उसको घड़कर, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, उनको कोई साजिश की वहां पे कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं मिला। अगर होता तो मुश्तरका एलामिया में जारी होता। अमरीकी जो चार्ज अफेयर्स है उसको भी तंबीह की जा चुकी है। अब उसके बाद क्या साजिश वो लाएंगे, ये सारी अपनी नाकामियों और गलत कारकर्दगी पर, नाकिस कारकर्दगी से तवज्जो हटाने का एक बहाना और कुछ नहीं है। लेकिन लोग बेचारे जो है हमारे वो मिसलीड हो रहे हैं। जी अंबर साहब, आप समझती हैं पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर होंगे? जो अदम एतमाद की तहरीक पर इल्ज़ाम लगा हुकूमत के अपोजिशन अमरीका के कहने पर ला रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, किस तरह मुतासर हो सकते हैं ये कहना ज़ाहिर है कब्ल वक्त है, क्योंकि आप ये देखिए कि किस तरह से बार बार जो जिस साजिश का जिक्र किया गया उस पर तरजीह दी थी व्हाइट हाउस की तर्जुमान की तरफ से। और ना सिर्फ ये उनका नाम भी लिया गया, अमेरिका का नाम, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने जानबूझकर, स्लिप ऑफ टंग तो नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर ना सिर्फ अमेरिका का नाम लिया और फिर उसके बाद उन्होंने देखा इतवार को भी जिस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल का भी नाम लिया। इसके क्या रेफिकाशंस हो सकते हैं ये मैं अभी फिलहाल तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि हम अगर ऐसी ज़ाहिर दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हमारे ताल्लुकात हर तरह के हैं, मतलब आपका तजारती हो, आपके कल्चरल एक्सचेंजेस हो वगैरह वगैरह, तालीमी हवाले से, तो किस हद तक मुतासर हो सकता है। मैं समझती हूँ कि एहतियात बरतना चाहिए था। अगर आपने, मेरा तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अगर आप एक कुर्सी के पीछे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दाव पे लगा रहे हैं तो सोच की बात ही हो सकती है। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर होंगे अब जो तमाम तर सूरत हाल में अदम एतमाद पर कि अमरीका के कहने पर अपोजिशन ला रही है? देखिए, एक तो इस निज़ाम के नीचे ताल्लुकात मुतासर हो चुके हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब हमेशा के लिए मुतासर रहेंगे, क्योंकि इस निज़ाम के नीचे मुतासर हो चुके हैं। PTI की हुकूमत थी, उन्होंने सोचा इस तरीके से, कहा जो कहा। मेरा ख्याल है कि हमें इससे आगे बढ़ के देखना है और आगे बढ़ के ये देखना है कि इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान फाउंडेशन के अपने आज़ाद होने के बाद से जो पाकिस्तान का माशरती, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी निज़ाम है
ये तकरीबन मॉडल हुआ है वेस्ट के साथ इलाहाक की वजह से, एक वेस्टर्न अलायंस के साथ उसका मॉडल बना है। ये 75 साल की कहानी है। हम वेस्टर्न सोच और वेस्टर्न जो है ना मामला, जो उनके निज़ाम है, उसके साथ हम मुंसलिक हुए हैं। उस मुंसलिक होने की वजह से हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारे मुआशी तल्लुकात, हमारी सिक्योरिटी के तल्लुकात, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, अब क्या होगा? अब इमरान खान साहब ने जब ये नारा लगाया, और अगर इस नारे के साथ ये कायम रहते हैं, इसका मतलब होगा एक पार्टी है जो ये जब इलेक्शन में जाएगी तो ये कहेगी कि हम अमेरिका के साथ तल्लुकात को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देंगे, हम बिल्कुल उनको अहमियत नहीं देंगे और हम अपने तल्लुकात और ममालिक के साथ ज़्यादा बेहतर करेंगे। मैं नाम नहीं लेता। अगर वो इस तरीके के ऊपर वोट लेके आती है तो ठीक है, फिर बिल्कुल दुनिया भर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन चंद चीज़ें होती हैं जो कि आपके रियासती और आपके कौमी निज़ाम का हिस्सा होती हैं। तो अगर आपको वहाँ से हटना है तो उसको धीरे धीरे हटना होगा। आपके अंदर इतनी ताकत, कुव्वत, वुस्सत होनी चाहिए कि आप उसे अपने आप को हटा सकें। तो इमरान खान साहब ने अगर उस नारे की तरफ जाना है तो उसके लिए पहले कौम को तैयार करना पड़ेगा। इस जज्बात के ऊपर ओवरनाइट स्विच नहीं है जिसको आप तब्दील कर सकते हैं। क्या अंदाजा है कि पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत किस बुरे तरीके से मुतासर होगी? अगर आज तो IMF का इंतजाम खत्म हुआ ना, उन्होंने अपने पैसे वापस रख लिए, इसके असरात क्या आएंगे आपकी मईशत पे पता लग जाएगा। लेकिन क्या कि अगर वो चाबी मोड़ दी जाती है तो आपको ये अंदाजा है कि आप किस पोजीशन में चले जाएंगे दिफाई तौर पर? तो मेरा ख्याल है कि जब आप किसी मुल्क के बारे में सोचते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पहले पैकर खाकी में जान पैदा करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी सदाकत के लिए मरने की तड़प पैदा करें। ये नहीं कि मैं मर पहले जाऊंगा और फिर जान चाहे हो या ना हो फिर देखूंगा कि बाद में क्या होता है। सजाद मीर साहब, आपको भी लगता है पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़राब होंगे? जो मौजूदा सिनेरियो है उसके अंदर अमेरिका का नाम जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे साथियों ने कहा जी कि जो सूरत अब है और जो रजीम ये काम कर रही है उसमें तो यकीनन खराब होंगे, और ये बयानिया अगर चलता रहा तो खराब यकीनी तौर पे होंगे। लेकिन अगर इसको एक पागल की बढ़ समझ के नजरअंदाज कर दिया गया, एक बड़ी बातें कर वो इस वक्त कोई रिएक्शन नहीं आया अमेरिका से। ये एक बहुत ही सेन एटीट्यूड है कि ना उनकी एम्बेसी से आया है ना उनके स्टेट डिपार्टमेंट से वैसा रिएक्शन आया है जैसा कि इस सूरत हाल के बारे में आना चाहिए था। वो भी समझ रहे हैं एक पागल आदमी जो है हजियान बक रहा है और ये स्टेट बात भी की है कि हमारे मामला है वो मामला है और तरह से तय होता है। अगर इसको इस तरह से देख तो ये ताल्लुकात ठीक रहेंगे, वरना जहाँ तक इस शख्स का ताल्लुक है कि जब आया था तो इसे चीन से ताल्लुकात खराब करा दिया। आप कहते हैं 1 साल के लिए रोल कर दिया जाए, ने कहा कि करप्शन हुई है। आज कह रहे हैं कि करप्शन चीन से ताल्लुकात इस तरह खराब किए, अब ताल्लुकात जो रह गए अमेरिका से और के साथ आए थे, मैं सेकंड वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ, जब ट्रम्प से के आए थे वो आपको भी खराब करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। और इसी तौर पर एक अगर खारजा पॉलिसी की जो भी मानना है तो भी आला कार बना लिया उन्होंने अपना, आप उस वक्त वो भी कोई रोक नहीं कर सकता। है कि आर्मी चीफ को तकरीर करनी पड़ी और तकरीर में साफ कहना पड़ा कि हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल रखना पड़ेगा कि हमारी हमारे बिल्कुल ठीक, पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर होंगे, ताल्लुकात को बेहतर रखना होगा क्योंकि हमारी उनसे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होने से हमारे मफादात उनसे वाबस्ता है। बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, अंबर शमसी साहब और रज़ा रूमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।